हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और इतिहास के प्रश्न हम लोग कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने 50 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा दिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे से, ठीक है। तो 51वां क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये 1908 में पारित हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन से और इसी एक्सप्लेनेशन से हमने इसको छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे 2022 का पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है 38 सीटें, ठीक है, 38 सीटें। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जो है ये आरक्षित है। बिहार विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 243, ठीक है, 243 सीटें हैं इसमें। याद रखिएगा, जिसमें 203 सीटें जो हैं वो सामान्य वर्ग के लिए हैं, 28 जो है अनुसूचित जाति के लिए है, 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो ये है टोटल डिवीजन सीटों का, याद रखिएगा क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया है? तो एक पॉइंट ये आपको क्लियर हो जाएगा कि बिहार में जो पंचायत निकाय हैं इसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। और ये जो आरक्षण है ये 2006 से ही प्रदान किया गया है, ठीक है। तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज सिस्टम में, और साथ ही 2006 से ही ये आरक्षण जो है ये चला आ रहा है, ठीक है। 8 अप्रैल 2006 को इसको लागू किया गया था। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, जिसमें सबसे निचले स्तर पे है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और फिर आता है जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जिला परिषद, फिर आता है पंचायत समिति, और निचले लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इस तरह से त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम जो है पंचायत का वो बिहार में देखने को मिलता है, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो विहार, बौद्ध विहार जो होता था वही है बिहार शब्द का अर्थ। तो ये बौद्ध मठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 से 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए, ठीक है। तो नील विद्रोह हुआ था 1866 के आसपास, ठीक है। नील विद्रोह, ये जो क्षेत्र था ये था दरभंगा और चंपारण वाला एरिया, ठीक है। दरभंगा एवं चंपारण वाले एरिया में जो नील के रैयत हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। शुरुआत जो है वो लाल सरैया कोठी से हुई थी, बाद में ये विद्रोह चंपारण और दरभंगा में भी फैल गया था। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी हैं? तो राजकुमार शुक्ल का नाम आपने सुना होगा कि चंपारण सत्याग्रह जब किया गया था तो गांधी जी को बिहार लाने का जो कार्य था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। तो इनके जो गाँव का नाम है, ये बिहार के प्रॉपर निवासी थे, इनके गाँव का नाम है मुरली भरवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो यहाँ के ये निवासी हैं। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की थी, बाद में इन्होंने चंपारण आने का एक अनुरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, ठीक है। तो ये सभी वाक्य जो हैं ये लिखे गए थे पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। पीर मोहम्मद मुनीस ने ये सभी वाक्य लिखे थे किसानों की दुर्दशा बताने के लिए। चंपारण में जो भी दुर्दशा हो रही थी किसानों को वो बताने के लिए पीर मोहम्मद मुनीस जो नाम है इसको याद रखिएगा, 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि चंपारण के अत्याचार, इसके बाद इन्होंने लिखा है प्रताप, 28 फरवरी 1916 चंपारण में ही, महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है, ठीक है। तो याद रखिएगा चंपारण में महात्मा गांधी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, हिंदू मुस्लिम एकता भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और प्रताप 28 फरवरी 1916 ये जो किताब है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, ठीक है। तो बिहार के किसान नेता कौन थे, इनका नाम बताना है। तो स्वामी विद्यानंद, ये बिहार से संबंधित थे। इसके साथ ही स्वामी सहजानंद,
ये भी बिहार से संबंधित थे। तो 1 और 2 आंसर जो है वह हमारा सही हो जाएगा। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी विद्यानंद थे, साथ ही यदुनंदन शर्मा थे, कार्यानंद शर्मा थे और राहुल सांकृत्यायन थे। तो ये सभी नाम तो दिया नहीं गया है इसमें, तो सहजानंद याद कर लीजिए, विद्यानंद याद कर लीजिए, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था आमंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका केंद्र हुआ करता था? 1830 की बात कर रहा है। 1830 में पटना नगर जो था वो केंद्र था वहाबी आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का। ठीक है। तो वहाबी आंदोलन जो है मूलतः अरब से आरंभ हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पे ये मुस्लिमों के द्वारा किया गया था। ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। ठीक है। जिसका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हुआ था, सैयद अहमद के द्वारा, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा हुआ था। ये रायबरेली के रहने वाले थे। बाद में इन्होंने 1830 में पटना में यात्रा की थी। उस समय पटना में भी ये वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, पटना भी। याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से शुरू हुआ है। ये आंदोलन मूलतः अरब का से आरंभ हुआ था। एक सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन है। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसको शुरू किया गया था हमारे इंडिया में, और बाद में उत्तर प्रदेश से लेकर ये पटना में, मतलब बिहार में भी पहुंच गया था 1830 में, जब सैयद अहमद पटना की यात्रा पे गए थे। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तो भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये महादेव लाल सर्राफ के द्वारा किया गया था, महादेव लाल सर्राफ के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह आरंभ हुआ था। इसी तरह से नमक सत्याग्रह जो है वो कई स्थानों पर आरंभ हुआ था, जैसे कि मद्रास में, चेन्नई में, अन्य जगहों पर, और भी जगहों पर नमक सत्याग्रह जो था वो लोकल लेवल पर चल ही रहा था। बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे ये प्रारंभ हुआ था 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1930 में चंपारण और सारण जिले में के जो नमकीन मिट्टी है इससे नमक बनाकर इसका प्रारंभ किया गया था। इसके नेतृत्व में कौन था? तो महादेव लाल सर्राफ थे, दीप नारायण सिंह थे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल थे, कैलाश बिहारी लाल थे। अभी ये नाम सभी जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बीपीएससी जो है वो इस स्पेसिफिकली सिर्फ फेमस लोगों पे क्वेश्चन नहीं पूछती है। कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो शायद आपने नहीं सुने हैं बट आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो उन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, महादेव लाल सर्राफ इम्पॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ठीक है। तो देव नामक स्थान है जहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है। बिहार में स्थित है ये। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तालाब है जो सूर्य मंदिर के सामने है। ठीक है। यहाँ पे छठ पर्व की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है। वर्तमान में रांची में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है, 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर जिले से, मुंगेर जिले से नाकाम कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? ठीक है। तो कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व जो है बिहार में इनमें से किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिन्हा ने कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का एक बैठक हुआ था जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये श्री कृष्ण सिन्हा बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा जो थे वो पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और वर्ष 1961 में इनको मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। ठीक है। तो अपनी मृत्यु तक ये इस पद पर बने रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। ठीक है। ये बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो श्री कृष्ण सिन्हा नाम याद रखिएगा, प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा के ये जो एक अध्यक्ष थे या फिर मुख्यमंत्री कह सकते हैं उस समय के, या प्रधानमंत्री कहा जा सकता है, वो बने थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था 1929 में। ठीक है, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। किस वर्ष झारखंड राज्य जो है वो अस्तित्व में आया? तो 2000, वर्ष 2000 में ये अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा डेट, 15 नवंबर ये अस्तित्व में आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि उत्तराखंड, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये तीनों ही 2000 में बने हैं। इनका आपको डेट बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन सी डेट को किस राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था बलदेव सहाय ने। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया था। इसकी असफलताओं के अंततः एक भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत थी वो बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। 7 और 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव की भी पुष्टि कर दी गई थी। 9 अगस्त को इसको शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पे कांग्रेस नेताओं को ऑपरेशन 0R के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय जो थे, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि सभी को, मेन कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया था। तो उससे दुखी होकर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर जो है वो किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नामक एक पार्टी हुआ करती थी, जहाँ से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो था वो शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दल का नाम पूछा है। नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यहाँ पे 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा इतिहास का पोर्शन। अब हम लोग शुरू करेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, तो जनसंख्या एवं नगरीकरण पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है उसका डेटा हम लोग 2011 का ही लेते आए हैं। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, कि नए प्रश्न बने ही नहीं हैं। 2011 से ही जो जनगणना है उसी के डेटा को हम लोग यूज़ करते आए हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों का रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा पटवारी का। पटवारी के पास भूमि का रिकॉर्ड होता है। भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी जो है वो पटवारी होता है। इसको लेखपाल भी कहा जाता है, राजस्व विभाग का लेखपाल होता है। ये जो पटवारी की प्रणाली है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। हमारे शेरशाह सूरी और अकबर के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस समय भू अभिलेख के जो मंत्री हुआ करते थे, उनको पटवारी पद का जो नाम है वो दिया जाता था। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या में, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 8.04% जो है वो बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, अभी क्योंकि ये डेटा पुराना हो गया, ये बहुत ही पुराना डेटा 2001 का डेटा लेके रखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। 8.6 याद रखिए आप, 8.6% जो है वो वर्तमान में, मतलब 2011 के अनुसार भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसमें बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 8.6%। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर जो है वो की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? ठीक है, तो मिनिमम लिटरेसी रेट की बात पूछ रहा है, तो बिहार का ही है मिनिमम लिटरेसी रेट। बिहार जो है सबसे कम साक्षर जिला माना जाता है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो केरल जो है उसकी साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, 94% है, जबकि बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, 61.8% है, 61.8% है। ठीक है, तो सबसे निम्न स्तर पे बिहार की लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है, बिहार की साक्षरता का स्तर कितना है? तो लगभग 61.8%। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पुराना पूछा गया है, इसलिए ये डेटा मत देखिएगा आप, ये डेटा नहीं याद करना, हमें याद करना है 61.8%। नेक्स्ट है, बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये भी छोड़ दीजिए, 61.8% है।
61.8%। नेक्स्ट है बिहार की दशक में जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, तो ये हम लोग नया डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे 2001 से 2011 के दशक में जो जनसंख्या वृद्धि रही है, दर रही है, वो रही है 25.42%। ठीक है, और इससे पहले जो दशकीय वृद्धि थी वो ज़्यादा थी, 28.4 थी। अभी ये 25.42 हो गई है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2001 से 2012 के दशक में जनसंख्या वृद्धि जो है वो है 25.42%। नया बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टाइम 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो है 10.41 करोड़। ठीक है, 10.41 करोड़ जो है वो बिहार की जनसंख्या है। इसमें भारत में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद बिहार की शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो शहरी जनसंख्या का अनुपात जो है वो है लगभग 13.44%। जो नया डेटा है उसके हिसाब से 13.44% लोग जो हैं वो शहरी निवासी हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहर की जनसंख्या तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 13% लोग जो हैं, 13.44%, ये सभी लोग जो हैं ये शहर में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पे देखा जाए तो बिहार का क्या स्थान है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी में भारत का प्रथम स्थान जो है ये बिहार के पास है। तो कम जगहों पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या लिया हुआ देश हमारा एक राज्य है बिहार। तो इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है बिहार के जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो राज्यों के दृष्टिकोण से इसका प्रथम स्थान है। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची की बात की जाए तो उसमें छठे स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर है दिल्ली, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा है। भारत का अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कितना है, तो नए डेटा के अनुसार ये क्रम कितना है, पहला है, फर्स्ट। ठीक है, कितना है, तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इसको छोड़ दीजिए, 1106 व्यक्ति हैं, फर्स्ट स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। ठीक है, तो अब बिहार का तो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में भी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा शिवहर में सबसे ज़्यादा है, शिवहर। ठीक है, शिवहर में 1880 है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पटना, 1823 है। नेक्स्ट आता है दरभंगा, फिर आता है वैशाली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखें शिवहर में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बिहार की जनसंख्या है तो तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर बिहार। बिहार की जनसंख्या जो है वो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, इसको छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको बताया यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो ये लिंग रेशियो जो है हमारा, सेक्स रेशियो जो है वो है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो 918 हो जाएगा यहाँ पे जो इसका लिंगानुपात है बिहार राज्य का 2011 के अनुसार। ठीक है, 918 याद रखिएगा, 918 है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जनजाति और इसका जिला दिया हुआ है। संथाल बांका सही है, मुंडा जो है वो जमुई सही नहीं है। मुंडा जो है ये लगभग बक्सर और रोहतास जिले के मुंडा जनजाति हुआ करते थे। उरांव जो है वो सुपौल में पाया जाता है, खरवार जो है वो भागलपुर में पाया जाता है, तो बाकी सब सही हो जाएगा। मुंडा जो है
वो गलत है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो कोरा जनजाति बिहार से संबंधित है। कहाँ पाई जाती है? जमुई में। मुंडा जनजाति ये बक्सर और रोहतास में पाई जाती है। संथाल जो है वो बांका में पाए जाते हैं। उरांव जो है वो सुपौल में पाए जाते हैं। और खरवार जो हैं वो भागलपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? हमारे जनजाति हैं जो कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इस पे प्रश्न जो है वो कई बार पूछे जाते हैं, कई तरह से पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो गोपालगंज में। महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या के आसपास ही देखी गई है, तो सबसे ज़्यादा इसमें लिंग अनुपात जो है वो देखा गया है गोपालगंज में। अच्छा, महिलाओं ने क्रॉस कर दिया है पुरुषों को। 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। 1021 गोपालगंज की बात हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अब तो ये। तो गोपालगंज में महिलाओं ने सरपास कर दिया है पुरुषों की जनसंख्या को। महिलाएं जो है 1021 हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। उसके बाद आता है सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950। और ओवरऑल बात की जाए बिहार की, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। 918। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो अभी हमने देखा पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो हैं गोपालगंज में हैं। 1018 महिलाएं हैं और पुरुष जो है वो मात्र 1000 हैं। ठीक है, तो प्रति 1000 पर 1106 जो है वो जनसंख्या घनत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1718 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो लगभग 74% लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित हैं बिहार राज्य में। ठीक है, 74% लोग, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। तो मतलब ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कह सकते हैं कृषि से ही संबंधित है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। लोहरदगा जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या जो है अब करंटली अगर देखा जाए तो पहले तो लोहरदगा हुआ करती थी 1996 के अनुसार। अब एक छोटा सा और डिस्ट्रिक्ट जो है शेखपुरा नाम है, इसको भी अलग कर दिया गया है। और अब बिहार के सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में स्थित है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में लोहरदगा आता है तो और शेखपुरा नहीं आता है तब आप लोहरदगा मान सकते हैं, बट अगर शेखपुरा दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप शेखपुरा के साथ जाइएगा। ठीक है, तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है? वो है शेखपुरा। उसके बाद कुछ विविध प्रश्न दिए गए हैं बिहार से संबंधित, जैसे कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसके लिए आपको मैप की जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैप आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है। इसके लिए हम लोग एक बार मैप देखते हैं। तो ये है मैप। अभी यहाँ पे है नेपाल स्थित, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से सटा हुआ कौन है? ये सभी जो जगहें हैं ये नेपाल से सटी हुई हैं, नेपाल से। तो सबसे पहले आता है चंपारण, पूर्वी पश्चिमी दोनों। उसके बाद आता है सीतामढ़ी। याद रखिएगा शिवहर नहीं है, सीतामढ़ी है। फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, और ये लास्ट वाला है हमारा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। तो यहाँ पे किशनगंज जो है ये भी कनेक्टेड है। तो बिहार का मैप तो मुझे लगता है आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप की चाहिए होगी या बिहार का मैप याद नहीं हो पा रहा है, कोई ट्रिक की ज़रूरत होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग आपके सुझावों पर काम करते हैं। जो भी आपको लगता है कि लेक्चर में ये कमियां हैं या फिर और इस तरह के लेक्चर बनाने चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सभी क्या है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वहीं पूर्णिया जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, तो भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है?
तो यहाँ पे आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में बिहार नालंदा महाविहार है, ठीक है, बिहार का नालंदा महाविहार है। इसके अलावा महाबोधि विहार है, ठीक है, तो महाबोधि मंदिर भी है, विहार भी है, जिसको 2002 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो नालंदा महाविहार 2016 में शामिल हुआ है और महाबोधि विहार जो है 2002 में शामिल हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष हुआ था? बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो 2006-07 में 2006-07 जो है वर्ष, इसमें बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, ठीक है। तो ICFRE भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है कि ICFRE का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसको, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसको BSTPS कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे BPSC ने क्वेश्चन पूछा 2017 में। इसका करेक्ट डेटा नहीं दिया गया है क्योंकि किसी ने 2 मिलियन कहा है, किसी रिसर्चर ने 3 मिलियन कहा है। तो लगभग 1 से 10 मिलियन तक सभी लोगों की राय रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज या फिर मोर देन 1, ठीक। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, किसी ने 2 मिलियन कहा है। यहाँ पे मैक एवेडी हैं जिन्होंने 4 मिलियन कहा है। थॉमलिनसन हैं जिन्होंने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो वो सबसे मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल जो है बिहार का वो है छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है, ठीक है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड पीस स्तूप। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है, ठीक है। तो पाली अनुसंधान संस्था जो है वो कहाँ पे स्थित है? नव नालंदा महाविहार में। यहाँ पे नव नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसको 1951 में बिहार सरकार ने नालंदा में स्थापित किया था। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से लोग पाली एवं बौद्ध अध्ययन का पर अनुसंधान करने हेतु आते हैं। नेक्स्ट है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पटना हवाई अड्डा कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं और करेंटली तो ऑलमोस्ट कई स्थलों से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा पटना का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, मतलब जितने सारी जगह यहाँ पे लिखी हुई है इन सभी से जुड़ा हुआ है। इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था BPSC के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, कैपिटल शहर है ये, कमिश्नर दफ्तर है उद्योगों का। नेक्स्ट है भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इन सभी जगहों पे नक्सलवाद जो है वो फैल चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है श्री
निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? तो ये कहाँ के थे? ये पुरुलिया के थे। तो ये जो है ये इन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? पुरुलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो ये जो प्रधान जाति के हिंदू थे उनके हाथों में अभी भी भू नियंत्रण जो था वो सामाजिक आधार पे उन्हीं के हाथों में था। ठीक है, तो प्रधान जाति के हिंदू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बिहार भूमि सुधार अधिनियम आया था 1950 में, बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था, इसको पारित किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की थी। 1954-59 में इसमें संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कानून था उसका क्रियान्वयन जो था वो धीमे गति से हो रहा था, तो इस कारण से ज़मीन पर प्रधान जातियों का कब्जा जो था वो बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है ये भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और अभी करेंटली ये बंद हो चुका है। नेक्स्ट जो भारत ने दूसरा एक स्थायी शोध केंद्र खोला था उसका नाम था मैत्री। ठीक है, और जो तीसरा है उसका नाम है भारती। तो मैत्री और भारती अभी भी वर्किंग है, पर ये जो है दक्षिण गंगोत्री ये अब डीकमीशन हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? यहाँ पे तिलक के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गीता रहस्य। इसके अलावा इंडिया इन ट्रांजिशन जो है ये एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई है, एम.एन. रॉय। फिर है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? 1984 ये जॉर्ज आरवेल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जॉर्ज आरवेल के द्वारा ये जो पुस्तक है 1984 ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? ठीक है, तो भारत रत्न प्रदान किया गया था एक ऐसे व्यक्ति को जो कि विदेशी नागरिक था, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला है कि यूएसए विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये भी सही है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूएसए की बात की जाए तो विश्व का लगभग 35% मक्का जो है वो यूएसए में प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन ए जो है वो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो मैड्रिड में हुई थी, मैड्रिड। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है इससे पहले इसको गाट कहा जाता था। तो यहाँ पे जनवरी 1995 में इसका नाम जो है वो डब्ल्यूटीओ कर दिया गया था। करेंटली जो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं ये हैं नकोजी ओकोंजो इवेला।
नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1948 में, आज़ादी के 1 वर्ष के बाद दामोदर घाटी निगम जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भद्रावती नाम से ही पता चल रहा है भद्रा नदी पर है। ठीक है, तो भद्रा नदी जो है ये बाबा बुदान पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है भद्रावती इस्पात केंद्र, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बाबा बुदान श्रृंखला की बात की जाए तो यहाँ पे लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि जो खनिज हैं ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन ट्रायंगल, जिसको हम लोग स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे थाईलैंड, म्यांमार आदि क्षेत्र जो है वहाँ पे नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश आते हैं इसमें, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। एक है म्यांमार, नेक्स्ट है लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड ये मिल के बनाते हैं एक गोल्डन ट्रायंगल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जो है ये मिलके गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं। ये भी अवैध रूप से अफीम के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव। वहीं अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछा गया है। अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो यहाँ पे मैमल पूछ रहा है, नेशनल एनिमल पूछ रहा है एक तरह से, तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे लगभग 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी करेंटली जो है वो कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में और न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार जो है वो दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साइंस से संबंधित है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। याद रखिएगा, ये पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो फ्रांस के लुइस डी ब्रोगली थे। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्टार मार्क्ड प्रश्न है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस क्या है? हरित शांति कहा जाता है इसको। क्या है ये? तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस जो है ये कार्यकर्ताओं का समूह है जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में की गई थी। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषाएँ क्या हैं? तो अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है, रशिया है, इसके अलावा रशियन भी बोला जाता है वहाँ पे, इसके अलावा चीनी भी बोली जाती है, अरबी बोली जाती है और स्पेनिश बोली जाती है। तो 6 भाषाएं हैं जो यूनेस्को की कार्य भाषा है। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है, रशियन है, अरबी, स्पेनिश और चीनी। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लिखा है लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूर्स लास्ट साई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी इंग्लिश जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट लिखी गई है, तो सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? तो 1987 में मगहर महोत्सव मनाया जाता है संत कबीर नगर में, 1987। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो यहाँ पे लिथुआनिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिथुआनिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था यूएसएसआर से। ठीक है, तो 1990 में लिथुआनिया ने स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट आता है 1991 में जॉर्जिया,
फिर एस्टोनिया, फिर यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। डूरंड कप किसके लिए दिया जाता है? तो फुटबॉल के लिए। ठीक है, डूरंड कप ये दिया जाता है फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी की आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो हरिद्वार में मनाया गया था। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया गया था। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा जय सिंह सवई के द्वारा किया गया था। सवई राजा जय सिंह के द्वारा जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कौन थे? तो भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, एक है हरगोविंद खुराना, दूसरे हैं एस चंद्रशेखर। ठीक है, तो एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था, वहीं हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था 1968 में नोबेल पुरस्कार। और इनको भौतिक शास्त्र के लिए मिला था एस चंद्रशेखर को 1983 में। ठीक है, 1983 और 1968 दोनों ही ईयर याद रखिएगा। इसके अलावा 2009 में वी रामकृष्णन को रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है वह कौन एकमात्र भारतीय हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? ठीक है, इनका नाम है स्वराज पाल। स्वराज पाल जो हैं भारतीय मूल के हैं, इनको ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे फ्रांस तो है इसका परमानेंट मेंबर, जर्मनी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा चाइना है, यूके भी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है, रशिया है और यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए, फिर ब्रिटेन, फिर रशिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है। ये 5 सदस्य जो है स्थायी मेंबर है। इंडिया जो है वो भी स्थायी मेंबर बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है लेकिन बन नहीं पाया। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट्स ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे हेमेटाइट जो है ये आयरन का ओर है, तो हेमेटाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आयरन के 4 प्रकार के प्रमुख ओर होते हैं, एक मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसके अतिरिक्त टेकोनाइट, चेमोसाइट और पाइराइट, इसमें भी लोहे के अंश जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसके नेता कौन था? भारत था इसका प्रमुख नेता। तो इसकी शुरुआत जो है 1961 में की गई थी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उस टाइम भारत जो है उसने नैम की शुरुआत की थी, मतलब हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना यूएसएसआर का, ना ही जो दूसरा ग्रुप था उसका साथ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मदर टेरेसा की जन्मभूमि कौन सी थी? तो अल्बानिया में पैदा हुई थी ये, अल्बानिया में मदर टेरेसा पैदा हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मदर टेरेसा जो है ये 1929 में कोलकाता आई थी। इसके बाद इन्होंने निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा की थी। इसके साथ ही इन्होंने निर्मल हृदय नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वी साराभाई को दिया जाता है, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो H.J. भाभा माने जाते हैं, H.J. भाभा, होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो किस क्षेत्र की सरकारी योजना है? तो विद्यालय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय जो होगा उसमें 2 बड़े कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, जो भी शिक्षण सामग्री है, आवश्यक शिक्षण सामग्री, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इसको शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, जो कि 1987 में शुरू किया गया था।
इसके बाद 2002-3 में आया था एक योजना जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, ये कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसका डेट और इसकी ईयर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये है 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का हिस्सा है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये है नेपाल। नेपाल जो है ये एक हिंदू राष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो बेंगलोर को दिया गया है। नेक्स्ट है, निकोलस कॉर्पस निकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, यहाँ पे कॉपरनिकस का नाम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सार्क आंदोलन की शुरुआत का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क जो है इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे सार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट। ये जो एक पुस्तक है ये किसके द्वारा रची गई है और इसमें निम्न कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है ये बताना है। तो इसके रचयिता है रोमी देव, सही है। ये कपिल देव के जीवन का विवरण देती है, ये भी सही है। साथ ही इसका औपचारिक विमोचन जो है वो सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के द्वारा किया गया था। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट जो है ये कपिल देव के जीवन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहला लोकायुक्त स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 1971 में ही लोकायुक्त जो थे ये यहाँ पे अधिनियम पास किया था और ये संस्था जो है वो वर्ष 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ठीक है, तो प्रश्न तो है 2022 का, पर यहाँ पे 1990 का डेटा पूछ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये किस पद पर कार्यरत थे। तो ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, नौकरशाही का कार्य क्या है? तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी कार्य जो है ये नौकरशाही का कार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो प्रथम हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता दी है एज अ कंट्री। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से थी ये प्रभावती देवी। ठीक है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। नेक्स्ट है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन दोनों ही लोगों ने कार्य किया था, अपना सहयोग दिया था। तो श्री जगत नारायण लाल और इनकी पत्नी जो थी राम प्यारी। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण के केस में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे पृथ्वी है, उसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो यहाँ पे होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 या 21 दिसंबर को होता है, 21 या 22 दिसंबर को। ठीक है, और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का घटना चक्र। यहाँ पे बीपीएससी का जो घटना चक्र है उसको कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। सभी प्लेलिस्ट जो है, मतलब सभी लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड और भी कुछ बिहार के जो स्पेशल जो स्टैटिक लेक्चर्स हैं वो चाहिए तो वो सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और एक इनिशिएटिव जो आप लोग चाहते हैं हम लोग स्टार्ट करें तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है आज का हमारा लेक्चर। जो भी नोट्स है उसको कंटिन्यू रखिएगा
और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उससे पहले तक आपको टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चंस जो है वो करवाए जाएंगे। अभी करेंटली 10 मिनट सीरीज़ जो है वो उसको स्टार्ट किया गया है, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस जो है उसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कोशिश करिएगा जितने भी शॉर्ट वीडियोस हैं 10-15 मिनट का से ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगे, तो उनको साथ में देखिएगा और साथ ही में रिवाइज भी करते हुए चलिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।